बस्ती से एक अंधेरगर्दी वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर टॉयलेट सीट बनाने का मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि एक और नया मामला सामने आ गया। पंचायती राज विभाग ने अब 4 टॉयलेट बनाने का कारनामा किया है, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इसे अजूबा कारनामा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। 1-2 नहीं बल्कि 4-4 सीटें लगाई गई हैं। टॉयलेट में आगे न कोई दरवाजा है, न सीटों के बीच में कोई पार्टीशन। बस्ती जनपद से 40 किलोमीटर दूर धनसा गांव में सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, जिसे देखने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किस सोच के साथ बस्ती के इंजीनियर्स ने एक साथ 4-4 टॉयलेट सीटें एक साथ बनवा दी। चूक तो कहीं हुआ ही है, क्योंकि उस समय मिल नहीं रहा था बच्चों का वो टॉयलेट, इसलिए दिक्कत हुआ। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो गलती को छिपाने के लिए एक साथ लगाई गई 4 सीटों को उखाड़ दिया गया और गेट पर ताला जड़ दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर बस्ती विकास विभाग के मुख्य विकास अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। साथ उससे डिजाइन का पालन नहीं किया गया है, इसके लिए मैंने ठेकेदारों को निर्देशित किया है, इसमें जांच करा लें और अगर कहीं भी इस तरह कोई बात आती है कि मानक विहित है तो उस पर कार्रवाई भी करें और उसका सुधार भी करें। इससे पहले भी बस्ती के कुदराहा ब्लॉक में एक ही टॉयलेट रूम के अंदर 2 सीटों का कारनामा सामने आया था। नए साल पर जाम का इंतजाम करने के लिए शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया सक्रिय है, लेकिन बॉर्डर पर उत्पाद विभाग की मुस्तैदी ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस सफेद रंग की कार के गेट को खोला गया तो उत्पाद विभाग की टीम के होश उड़ गए। कार के गेट में शराब के 500 टेट्रा पैक मिले। गाड़ी की सीट और इंजन के पास भी शराब को छिपा कर रखा गया था, लेकिन उत्पाद विभाग की मुस्तैदी ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। गाड़ी का पीछा कर 6 तस्करों को पकड़ा गया। शराब की एक खेप यूपी के सिमरी से पटना और समस्तीपुर ले जाई जा रही थी। हम लोग भी एक्टिव हैं। प्रयास है मेरी कि ज्यादा इन लोगों पर अपना नजर रखें और कार्रवाई करें। गाड़ी नई ट्रेन से भी शराब की तस्करी की जा रही है। ब्रह्मपुत्र मेल से बैटरी और साउथ बॉक्स में शराब की बोतलों को छुपा कर ले जाया जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बैटरी के अंदर शराब की बोतलों को करीने से रखा गया था। यहाँ तक कि साउंड बॉक्स में भी शराब के छोटे पैकेट छुपा कर ले जाए जा रहे थे। यहाँ भी दोनों तस्करों को दबोच लिया गया। उनकी गाड़ी बरामद हो गई है और इसके निशानदेही पर और देखते हैं जो इसका मुख्य सरगना कौन है, इसके तह तक जाएंगे। नए साल पर नई नई तरकीबों के जरिए तस्कर चालाकी से शराब की सप्लाई करने में लगे हैं, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम मुस्तैदी से बक्सर बॉर्डर पर सभी को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। मां के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी। सुबह करीब 3:30 बजे हीराबा ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। 28 दिसंबर को तबीयत बिगड़ने पर हीराबा को अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मां के निधन की खबर मिलते ही पीएम मोदी दिल्ली से अहमदाबाद के अस्पताल पहुंचे और मां के अंतिम दर्शन किए। पीएम मोदी ने अपनी मां के निधन पर ट्वीट में लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां के चरणों में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के निधन से अत्यंत मन व्यथित है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों, भाजपा नेताओं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती ने हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनके परिवार में चाहने वालों को भी यही मेरी कामना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने छोटे भाई पंकज मोदी के साथ मां हीराबा की अर्थी को कंधा दिया और दोनों भाइयों ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। अपनी मां के अंतिम संस्कार के बावजूद पीएम मोदी ने पहले से तय कार्यक्रमों में शामिल हुए और कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली उसका उद्घाटन किया। मां के निधन के बावजूद कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस के लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी के शामिल होने पर राजनीति में उनकी धुर विरोधी ममता बनर्जी भी भावुक हो गईं और हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पीएम मोदी को सांत्वना दी। पीएम मोदी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता आना था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए और कोलकाता न पहुंच पाने के लिए वहां की जनता से माफी मांगी। मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कार्यक्रम को छोटा रखने की अपील की, क्योंकि पीएम ने अपनी मां के निधन के बावजूद तय कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया था। I will request to make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन पीएम मोदी की मां के निधन के बाद राजनीति पर संवेदनाएं भारी पड़ती दिखी।
प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की और दुख की इस घड़ी में पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े दिखे। पीएम मोदी की मां के निधन पर तमाम नेताओं ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की और श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी हीराबेन के निधन पर गहरा दुख जताया। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे मां शीघ्र स्वस्थ होकर वापस आए, लेकिन दुखद खबर आई। हम उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दुखद खबर सुनकर बेहद भावुक दिखे। देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के निधन पर और प्रधानमंत्री जी के परिवार को अपना परिवार मान करके इस दुख का हिस्सेदार बन रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हीराबेन के दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। का जाना निश्चित रूप से जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की उम्र 100 साल थी। बुधवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक तरफ पीएम मोदी की मां के निधन पर तमाम पार्टियों ने हीराबा को श्रद्धांजलि दी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने पीएम मोदी पर किए ट्वीट से हंगामा मच गया है। समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने एक ट्वीट किया और लिखा कि एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा को शांति हेतु पाठ किया, और एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। अपने इस ट्वीट में आईपी सिंह ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मुंडन कराए हुए दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं। आईपी सिंह के इस ट्वीट पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव से अपने नेताओं पर लगाम लगाने को कहा है, तो भाजपा ने इसे सपा की मानसिकता बताया है। हालांकि आईपी सिंह के इस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि एक तरफ तमाम नेता और दल प्रधानमंत्री मोदी को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन सपा प्रवक्ता आईपी सिंह इस संवेदनशील मौके पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आए। आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक हुई, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को लेकर चल रही परियोजनाओं की समीक्षा हुई। कोलकाता में हुगली नदी किनारे भारतीय नौसेना के बेस आईएनएस नेताजी सुभाष में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस बैठक में सभी नेताओं से जुड़े। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में गंगा जल की शुद्धता की रिपोर्ट पेश की गई। इसके अलावा गंगा की धारा को निर्मल और अविरल बनाने का संकल्प दोहराया गया। साथ ही गंगा के उद्गम गंगोत्री से गंगा सागर तक धारा के पानी की जाँच रिपोर्ट भी रखी गयी। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय गंगा परिषद के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आना था। हालांकि नीतीश की जगह तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सबको विदित है कि गंगा परिषद का गठन अक्टूबर 2016 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के तहत किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में मिशन नमामि गंगे ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने हादसे के शिकार ऋषभ पंत के इलाज का सारा खर्च उठाने का ऐलान किया। खुद सीएम धामी ने ऋषभ पंत की मां से फोन पर बात की और सभी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने की बात की। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा, तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इलाज के खर्च उठाने की बात की पुष्टि भी की। राज्य सरकार क्या पूरा खर्च भी वहन करेगी? हाँ, निश्चित रूप से जो भी जरूरी चीजें होंगी उनके चिकित्सा को लेकर वो सब किया जाएगा। अपनी मां को सरप्राइज देने रुड़की जा रहे ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद पंत खतरे के बाहर जरूर हैं, लेकिन इस मुश्किल हालात में भी बीसीसीआई पंत के साथ पूरी ताकत से खड़ा है। बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी कर हर संभव मदद करने की बात के लिए तैयार रहने को कहा है। देहरादून में ऋषभ पंत का इलाज बीसीसीआई की मेडिकल टीम की देखरेख में हो रहा है। अपनी मां के निधन के बाद शोकाकुल प्रधानमंत्री ने भी अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत का हालचाल जाना और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। नए साल के पहले उत्तराखंड का मौसम सुहाना हो चुका है। वादियों का लुत्फ उठाने के लिए इस साल बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड के शहरों में पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया।
हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, चाय खाने पीने की दुकानें और बार 24 घंटे खुले रहेंगे। नए साल के स्वागत और पर्यटकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए सरकार ने कदम उठाया है। 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 24 घंटे शराब की दुकानें, मेडिकल, रेस्टोरेंट और होटल लगातार खुले रहेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये इसलिए किया गया है कि पर्यटक यदि उत्तराखंड आते हैं तो उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तकरीबन 80% होटलों की बुकिंग हो चुकी है। अभी भी नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। मसूरी, नैनीताल समेत दूसरे पर्यटन जगहों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने 4 दिनों तक होटल, रेस्टोरेंट, दवा की दुकान समेत पूरा बाजार 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया है, ताकि मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आने वाले लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो यहाँ मनाने के लिए आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज से लेके और 2 तारीख तक जितने भी रेस्टोरेंट, होटल्स और दूसरे जो बार है ये 24 घंटे खुले रहेंगे। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और इसे पर्यटकों को मदिरा परोसने वाला कदम बताया है। शनिवार को नए साल के जश्न की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी के साथ पुलिस प्रशासन ने भी हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए तैयारी पूरी कर ली। नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर हुड़दंग करने वालों से लेकर नशे की हालत में हादसों को न्योता देने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए मेरठ में पुलिस ने चेकिंग अभियान को तेज कर दिया है। मेरठ पुलिस ड्रोन से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखे हुए है और सादे कपड़ों में चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बस में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो फिर पुलिस को उसकी सूचना दें। इसी के साथ दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जो ड्रोन कैमरे से है, ड्रोन कैमरे से भी पूरी नजर रखी जा रही है। मेरठ के अलावा गाजियाबाद में पुलिस ने बार, रेस्टोरेंट्स को नए साल की पार्टियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और सभी से नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश है। वैसे ही यहाँ पे 3 साल से ये बड़ा हमारा ठंडा गया है यहाँ का लोगों का। इस बार ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा आया, मगर फिर से कोविड की गाइडलाइन आई है, हम उनको फॉलो करेंगे। नए साल पर होने वाले जश्न को लेकर रायबरेली में भी पुलिस और आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान छेड़ रखा है, तो पुलिस भीड़भाड़ वाली जगहों के अलावा मॉडल शॉप्स पर, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को लखनऊ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स की बैठक, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि भाजपा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत स्थानीय निकाय चुनाव को टाला है। साथ ही मायावती ने भाजपा पर धर्मांतरण, लव जिहाद, मदरसा सर्वे और तुष्टीकरण में समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। मीटिंग में मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं और दोनों पर आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने का आरोप उन्होंने लगाया। इस मामले में मायावती ने सपा की सोच, नीति और नियत को भी ठीक नहीं बताया है। बैठक में मायावती ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मंत्रियों के विदेश जाने पर सवाल खड़े किए। मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी और महंगाई कम करने को लेकर सरकार से निराशा जताई है। मायावती ने सभी पदाधिकारियों को लक्ष्य देते हुए बूथ लेवल पर जाकर काम करने और सभी समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने की बात की। संगठन को मजबूत करने के साथ ही निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर देने को कहा। ये सीधे सीधे कुठाराघात है और कहीं ना कहीं ये आरक्षण विरोधी, इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ चलता रहता है और वो उसी के पर दिखाई दे रहा है। जब 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का दिवस होगा, उसके साथ ही एक कार्यक्रमों की झड़ी सी लग जाएगी। एक शुरुआत होगी कार्यक्रमों की बड़े स्तर पर, जिसके माध्यम से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की बात होगी। यूपी में निकाय चुनाव फिलहाल टल चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आयोग का गठन भी कर दिया, लेकिन विपक्ष अब आयोग के सदस्यों को सियासी चश्मे से देख रहा है। निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग गठित कर दिया है, लेकिन अब इसी आयोग पर सियासी नूराकुश्ती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि एक महिला रिटायर्ड आईएएस और शेड्यूल कास्ट से भी आयोग में जगह मिलनी चाहिए थी। इसमें एक महिला आईएएस होनी चाहिए थी, एक शेड्यूल कास्ट का भी होना चाहिए था। किसी महिला ने जाकर के आपत्ति जाहिर कर दी तो उसका क्या जवाब है इनके पास? फिर दोबारा प्रक्रिया जारी करेंगे क्या? इधर बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर का पर्दाफाश हो गया। उच्च न्यायालय का आर्डर है, करा दो चुनाव, लेकिन मालूम है कि अगर करा देंगे बिना रिजर्वेशन के चुनाव तो आकबत खत्म हो जाएगी। दरअसल कोर्ट के फैसले के बाद आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह बनाए गए हैं। सदस्यों में चौप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी शामिल हैं। यह आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया है, जो जल्द से जल्द सर्वे कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। बड़ी खबर आ रही है, ऋषभ पंत की मां से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है और ऋषभ पंत का हालचाल जाना है। आपको बता दें कि आज सुबह हादसे का शिकार हुए थे ऋषभ पंत, उनका देहरादून में इलाज चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके ऋषभ पंत की
मां से बातचीत की, उनका हेल्थ अपडेट जाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषभ पंत की मां से बात की और उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से पूरा सहयोग उन्हें दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था, चिंता जताई थी और अब जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने ऋषभ पंत का हालचाल जाना है, उनकी मां से फोन पर उन्होंने बातचीत की है। आगरा में चलती कार की बोनट पर बैठकर और खड़े होकर युवक ने किया स्टंट, कई किलोमीटर तक स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। आगरा जयपुर हाईवे का बताया जा रहा वीडियो। कानपुर के श्यामनगर में अजगर निकलने से हड़कंप, डीआरडीओ रिसर्च सेंटर परिसर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। कड़ी मेहनत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। बस्ती में एक साथ 2 टॉयलेट सीट बनाने के मामले में एक और नया मामला सामने आया। पंचायती राज विभाग ने बिना पार्टीशन के एक साथ 4 टॉयलेट सीट बना दी है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टक्कर के बाद पलटी कार, आग लगी। सड़क हादसे में ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। कार के आग का वीडियो सामने आया। हादसे के बाद कार में भीषण आग लगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के पास हुआ। हादसे में ऋषभ पंत घायल, देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की ऋषभ के परिवार से बातचीत। मुख्यमंत्री धामी ने ऋषभ की मां से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। बीसीसीआई ने ऋषभ पंत के बारे में मीडिया को जानकारी दी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर। ऋषभ पंत के सिर, पीठ और घुटने में चोट। पंत के परिवार और डॉक्टर से भी बीसीसीआई ने की बात। रुड़की में ऋषभ पंत के घर पर पहुंचे उनके पड़ोसी, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बादा के रामपुर में बोरवेल में गिरा किसान, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी। चंदौली के दीनदयाल नगर में सिलेंडर फटने से हादसा, 2 लोगों की मौत। ऑक्सीजन के सिलेंडर वैन और ट्रैक्टर की हुई थी भिड़ंत। औरैया में स्लीपर बस और कंटेनर के आमने सामने की भिड़ंत। बस में सवार थे करीब 15 यात्री। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। विधुना थाना क्षेत्र के कानपुर बेला मार्ग पर हादसा हुआ। उन्नाव में खेत की रखवाली कर रहे किसान की मौत। परिजनों ने सर्दी को बताया मौत का कारण। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। घटना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम ने दीपक हत्याकांड का किया खुलासा। बहन के प्यार में बाधा बनने पर बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। और शामली में पुलिस ने 2 तस्करों किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 22 किलो गांजा बरामद। छोटे तस्करों को सप्लाई करने जा रहे थे गांजा। आगरा में बैंक से कैश निकालने आए एक शख्स की नकदी पार की। 2 युवकों ने ग्राहक की जेब सुलाए 50,000। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। झांसी के ब्लॉक गुरसराय के अचौसा गांव में गोवंश की मौत की वजह स्पष्ट नहीं, जांच के आदेश दिए गए। नोएडा में युवती दुष्कर्म के बाद जबरन धर्मांतरण की कोशिश, 3 गिरफ्तार। नोएडा सेंट्रल जोन के बिसरक थाना क्षेत्र का मामला। इटावा के प्राइवेट बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या से इलाके में फैली सनसनी। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के अर्जुन नगर का मामला। अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग की विलेगत का हुआ खुलासा। झोला छाप चला रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर। लिंग जांच के आरोप में मशीन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जालौन बेखौफ बदमाशों का आतंक। किसान के घर में बंदूक के दम पर की लूट का विरोध पर किसान को बुरी तरह पीटा गया। जालौन में कालपी में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। युवक की शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस। हल्द्वानी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में की समीक्षा। जिले में बन रहे 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानकारी। देहरादून में बर्खास्त कर्मचारियों ने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए लिखा पत्र। बर्खास्त कर्मचारियों का 12वें दिन भी जारी रहा धरना। रानीखेत में नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के साथ की बैठक। गंगा घाटों और पर्यटन स्थलों पर तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। पर्यटकों से गुलजार होने लगी है पर्यटन नगरी। रामनगर में आशा वर्कर्स ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। गर्भवती महिलाओं का उपचार नहीं करने के विरोध में धरना। महिला चिकित्सक पर अभद्रता का आरोप लगाया। उत्तरकाशी में देवता को दान की जमीन बन रही। आपसी विवाद का रण। महिलाओं ने डीएम ऑफिस पर जताई नाराजगी। 20 अक्टूबर 1991 भूकंप में दान दी गई थी जमीन। अल्मोड़ा में स्थानीय उत्पाद में किया चिन्हित। अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई और हस्तशिल्प से बने गर्म ऊनी कपड़ों के लिए चुना गया। 100 साल से अल्मोड़ा में हो रहा उत्पाद। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उपजिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल प्रबंधन में मचा हड़कंप। गणेश जोशी ने डॉक्टर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जोशीमठ में हुई बर्फबारी। नारायण नीलकंठ माड़क की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। हीरिंग 4th रैंकिंग ओपन कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष और महिला वर्ग चैंपियनशिप जारी। कैनोइंग एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर डीके सिंह ने कहा विश्व के 5 वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन में शामिल होगी टिहरी झील। पौड़ी में फर्जी सीआईएसएफ जवान बनकर ठगी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार। पौड़ी पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। हल्द्वानी में बनफूलपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार से विस्थापित के लिए जमीन देने की मांग। रेलवे पर छपरा अतिक्रमण हटाने का लगाया आरोप। टिहरी में प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने लगाया सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप। कहा लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू। कड़ाके की ठंड में ड्यूटी पर डटे हुए नेशनल पार्क के कर्मचारी।
मऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामचंद्र राजभर ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा ओबीसी आरक्षण को लेकर कर रही है बड़ी साजिश। सुल्तानपुर में भाजपा सांसद मेनका गांधी ने सुनी लोगों की समस्याएं, 33 पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र भी दिया। गाजीपुर बसपा सांसद अफजाल अंसारी का सरकार पर तीखा हमला, कहा ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीति और नियत का पर्दाफाश हो गया। वाराणसी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे मिर्जा मुराद में केशव प्रसाद ने लगाई जन चौपाल से पहले डिप्टी सीएम ने पूरे गांव में व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रयागराज में 6 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारी पूरी, माघ में शामिल होने पहुंचे साधु संत, माघ मेले को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। हाथरस में कोल्ड स्टोरेज के बाहर फेंका जा रहा आलूओं की कीमत कोल्ड के किराए से कम होने से किसानों में नाराजगी। सिद्धार्थनगर में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, उसका बाजार के खुटवा गांव में छापेमारी, 2 जेसीबी और 5 डंपर को पकड़ा गया। अमेठी में डायल 112 पुलिस का जागरूकता अभियान, जिले की 2 तहसीलों में स्टॉल लगाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक, गौरीगंज और अमेठी तहसील में लगाया गया स्टॉल। नए साल से 2 दिन पहले मेरठ पुलिस ने 100 लोगों को दिया तोहफा, मेरठ सर्विलांस टीम ने 100 लोगों के गायब मोबाइल फोन ढूंढे। बरेली में पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन, अग्निशमन विभाग को मिले 222 रिक्रूट फायरमैन, आईजी और एसएसपी ने ली सलामी और दिलाई शपथ। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, वेतन नहीं मिलने पर विरोध पर उतरे कर्मचारी। गाजियाबाद में 5 दिन तक चले राजनीतिक अखाड़े का हुआ अंत, भाजपा के विधायक अजीत पाल त्यागी और आरएलडी के नेता अरविंद तेवतिया के पिता ने आपस में कराया समझौता, स्कूटी निकालने को लेकर मारपीट हुई थी। सीतापुर में धर्मांतरण को लेकर विदेशी साजिश को बेनकाब करने में जुटी पुलिस ने 8 बैंक खातों का खंगाला शुरू किया, प्रबंधकों को नोटिस जारी कर पुलिस ने मांगा विवरण। श्रावस्ती में आज सभी स्कूलों को मिला फर्नीचर, सरकारी स्कूल के बच्चे भी कुर्सी मेज लगाकर पढ़ेंगे। डीएम ने कहा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेगा। बुलंदशहर में गंगा किनारे ड्रोन कैमरों से की जा रही कच्ची और जहरीली शराब की निगरानी, नगौरा थाना क्षेत्र में गंगा किनारे ड्रोन उड़ाकर पुलिस ने निगरानी की। चंदौली में शॉर्ट सर्किट से रेस्टोरेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे बाद पाया आग पर काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए भारत सरकार का फैसला, चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों को भारत पहुंचने से पहले देनी होगी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। 1 जनवरी से लागू हो रहे नियम के तहत 6 देशों से आने वाले यात्रियों को अपनी कोरोना रिपोर्ट पर एयर सुविधा ऐप पर अपलोड करना होगा। बाकी किसी भी देश से आने वाले 2% यात्री रैंडम जांच सभी एयरपोर्ट पर होगी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही दिशा निर्देश दिए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उनके प्रोडक्शन की समीक्षा की। यूपी सरकार ने तय किया कोरोना के टेस्टिंग रेट, एंटीजन टेस्ट 250 रुपए और RT-PCR टेस्ट 700 में होगा, घर से सैंपल कलेक्ट करने का 200 रुपए चार्ज अलग से होगा। सीएम योगी की कोरोना को लेकर लोगों से अपील, अस्पतालों, बाजारों, बसों और रेलवे स्टेशन पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चीन से आ रहे यात्रियों के कोरोना जांच को लेकर अभी तक फैसला नहीं कर पाई ब्रिटिश सरकार, पूरे ब्रिटेन में चीन से आ रहे यात्रियों से कोरोना फैलने का खतरा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।